19वीं सदी की शुरुआत में स्पेन मिट्टी से बना एक विशालकाय देश था। अब वह शक्ति नहीं रही जो दुनिया को कांपती थी। फिलिप सेगुंडो की महिमा उस सुदूर 16वीं सदी में बस एक प्रतिध्वनि थी। साम्राज्य अंदर से सड़ा हुआ था। अपने लोगों की तुलना में अपनी विलासिता के बारे में अधिक चिंतित दरबार के कारण कमजोर हो गया था। 1805 में अंग्रेजों के खिलाफ ट्राफलगर आपदा ने न केवल हमारे जहाजों को डुबो दिया, इसने हमारे गौरव और समुद्र पर नियंत्रण को भी डुबो दिया। यह अंत की शुरुआत थी। लेकिन सबसे बुरा घर पर हुआ। मार्च 1808 अरेंजुएज विद्रोह। लोग विश्वासघात और दुख से तंग आकर मैनुअल गोडॉय के खिलाफ टूट पड़े। मुकुट जमीन पर था। कार्लोस चौथे डरे हुए ने सिंहासन अपने बेटे फर्नांडो सातवें को सौंप दिया। एक घातक गलती। बॉर्बन्स की कमजोरी ने भेड़िए के लिए दरवाजा खोल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट, वह व्यक्ति जिसके चरणों में यूरोप था, पुर्तगाल से नहीं गुजर रहा था, वह रहने आया था। मई 1808 में बेयोन जेल में उसने शाही परिवार को अपमानित किया। उसने उन्हें इस तरह आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया मानो वे शतरंज के मोहरे हों। नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को एक ऐसे सिंहासन पर बिठाया जो उसका नहीं था। स्पेन कागज पर एक फ्रांसीसी प्रांत था, लेकिन नेपोलियन को एक चीज पर भरोसा नहीं था, स्पेनिश गौरव। 2 मई 1808 को मैड्रिड एक बूचड़खाना बन गया। संगीनों के विरुद्ध चाकू। लोग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना के खिलाफ हैं। दमन एक खूनी नरक था। गोया ने जो फांसी की सजाएं चित्रित की वे कला नहीं थीं, वे वास्तविक नरसंहार थे। लेकिन फ्यूज पहले ही जल चुका था। आजादी की लड़ाई जनरलों की लड़ाई नहीं थी, यह नफरत की लड़ाई थी। किसान और नागरिक भूत बन गए। गुरिल्ला एक अदृश्य प्रतिरोध जिसने फ्रांसीसियों को हर कोने पर, हर पहाड़ पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्पेन टूट गया। कुछ फ्रांस की आधुनिकता चाहते थे, अन्य पूर्ण राजा की वापसी चाहते थे, और राख के बीच में उदारवाद का जन्म हुआ। वे अब केवल एक झंडे के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे एक ऐसे राष्ट्र की आत्मा के लिए लड़ रहे थे जिसने मरने से इनकार कर दिया था। नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध नक्शों की लड़ाई नहीं थी, यह पूर्ण संघर्ष था। ज़रागोजा और गेरोना में सड़कें खाइयां बन गईं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने पत्थर से पत्थर लड़ा। आक्रमणकारी के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मलबे के नीचे मरना पसंद किया। और फिर असंभव घटित हुआ। जुलाई 1808 बैलेन के मैदानों में जनरल कास्टानोस ने शाही ईगल्स को अपमानित किया। यह पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि नेपोलियन यूरोप का स्वामी खून बहा सकता है। उनकी अजेयता का मिथक स्पेन की धरती पर खत्म हो गया। लेकिन जब लोग मोर्चे पर मर रहे थे, कार्डिज में एक सपना पैदा हुआ। 1812 बमों और घेराबंदी के बीच संविधान की घोषणा की गई। ला पेपा, यह आजादी के लिए एक क्रांतिकारी नारा था। राष्ट्रीय संप्रभुता, शक्तियों का विभाजन।
निरपेक्षता का अंत। एक पल के लिए स्पेन राजाओं की जागीर बनना बंद कर नागरिकों का देश बन गया। हालांकि आशा अल्पकालिक थी। 1814 नेपोलियन गिर गया और फर्डिनेंड सातवां लौट आया। लोग उसे वांछित व्यक्ति कहते थे, लेकिन उन्हें जो मिला वह एक अत्याचारी था। देशद्रोह के एक अभूतपूर्व कृत्य में राजा ने संविधान को फाड़ दिया, निरपेक्षता बहाल की और जादूटोना शुरू कर दिया। जेलें युद्ध नायकों से भरी हुई थीं, जिन्हें अब आजादी चाहने के कारण गद्दार कहा जाता था। निर्वासन या मृत्यु, यही उदारवादियों की नियति थी। लेकिन साम्राज्य का दूसरी तरफ से खून बह रहा था, जबकि राजा ने अपने ही लोगों पर अत्याचार किया। अमेरिका ने अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। मुकुट के रत्न हमेशा के लिए खो गए। तनाव असहनीय था। 1820 तक कमांडर राफेल डेल रीगो ने कहा कि बहुत हो गया। कैडिज में जिन सैनिकों को अमेरिका जाना था, वे राजा के विरुद्ध उठ खड़े हुए। फर्नांडो सेप्टिमो फिर से डर गया। उसे उस संविधान को चूमने के लिए मजबूर किया गया जिससे वह बहुत नफरत करता था। आइए हम ईमानदारी से आगे बढ़े। और सबसे पहले मैं संवैधानिक रास्ते पर चलूं, उन्होंने निराशापूर्वक कहा। उदार त्रिवार्षिक प्रारंभ हुआ। अराजकता के 3 साल, विभाजन और कमजोरियां। स्पेन अब सिर्फ जमीन नहीं खो रहा था, वह अपनी पहचान खो रहा था। वह प्राचीन साम्राज्य जो दुनिया पर हावी था, टूट रहा था भीतर से। जैसे ही स्पेन अपने ही झगड़ों में डूब गया, अटलांटिक के दूसरी ओर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बिखर गया। नेपोलियन का विश्वासघात और बॉर्बन्स की कायरता चिंगारी थी। अमेरिका में वे अब एक बर्बाद ताज की प्रजा नहीं बनना चाहते थे। सबसे पहले सरकारी बोर्डों ने राजा के लिए कार्य करने का दावा किया, लेकिन यह एक मुखौटा था। सच्ची पुकार केवल एक ही थी, स्वतंत्रता। 1810 मेक्सिको में पुजारी हिडाल्गो ने डोलोरेस के रोने की शुरुआत की। किसानों और स्वदेशी लोगों का एक ज्वार जो सदियों के वर्चस्व के खिलाफ उठे। दक्षिण में वे नाम जो आज किंवदंती बन गए हैं प्रचलित होने लगे। साइमन बोलिवर, जोस डे सैन मार्टिन और बर्नार्डो ओहिगिंस। यह कोई साफ सुथरा युद्ध नहीं था, यह एक क्रूर, खूनी संघर्ष था, जहां भाई भाइयों के खिलाफ लड़े। पूरे शहर भूख और आग से नष्ट हो गए। स्पेन बर्बाद और विभाजित, सैनिकों को निश्चित मृत्यु तक भेजा। 1817 सैन मार्टिन ने एंडीज को पार करने का कारनामा किया और चाकाबुको में शाही सैनिकों को कुचल दिया। चिली आजाद था। उत्तर से बोलिवर, मुक्तिदाता, एक तूफान की तरह आगे बढ़ा और वेनेजुएला, न्यू ग्रेनाडा और इक्वाडोर को आजाद कराया। साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील 1824 में गिरी। पंपा डे ला क्विनुआ में अयाकुचो की लड़ाई ने दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश शासन के लिए मौत की घंटी बजा दी। स्पेन ने अपने रत्न खो दिए। केवल टुकड़े रह गए क्यूबा, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा फर्श पर थी और अर्थव्यवस्था घातक रूप से घायल हो गई थी।
लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। फर्नांडो सेप्टिमो की मृत्यु के साथ देश को शांति नहीं मिली और अधिक युद्ध मिला। चार्ल्स के समर्थकों, निरंकुशों और इसाबेल द्वितीय के उदारवादियों के बीच सिंहासन के लिए लड़ाई ने कार्लिस्ट युद्धों को जन्म दिया। स्पेन अपने ही गांवों में राइफलों की आवाज का आदी हो गया। सैन्य तख्तापलट, आर्थिक संकट और एक वैचारिक नफरत जो देश को एक सदी के लिए दो हिस्सों में बांट देगी। वह शक्ति जिसने एक समय दुनिया पर शासन किया था। 19वीं सदी का अंत टूट गया, खंडित हो गया और एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा था जो अब उसका सम्मान नहीं करती। पतन कोई पड़ाव नहीं, हमारी हकीकत बन चुका था। दशकों के खून और आग के बाद स्पेन अभी भी अस्थिरता की भूलभुलिया में खोया हुआ था। 1843 इसाबेल सेकेंड, बमुश्किल 13 साल की लड़की, को कानूनी उम्र घोषित कर दिया गया है। उन्होंने उस पर एक मुकुट रखा जो एक टूटे हुए देश के लिए बहुत भारी था। स्पेन राजनेताओं द्वारा शासित नहीं था, यह तलवारबाजों द्वारा शासित था। नरमपंथियों, प्रगतिवादियों और सैनिकों ने बयानों का इस्तेमाल इस तरह किया मानो वे वोट हों। सेना अब सीमाओं की रक्षा नहीं करती। उसने तय किया कि मैड्रिड में प्रभारी कौन था। जनरल नरवाज ने कठोरता से उदारवादी दशक लागू किया। सेंसरशिप, पूर्ण जेलों और दीवार के डर के आधार पर व्यवस्था बनाए रखी गई। लेकिन स्वतंत्रता के बिना ऑर्डर एक प्रेशर कुकर है। इस बीच कैटेलोनिया और बास्क देश के पहाड़ों में कार्लिज्म का भूत अभी भी जीवित था। एक ऐसे राष्ट्र के संसाधनों को नष्ट कर रहा था जिसके पास कोई राहत नहीं थी। 1854 एक और झटका। ओडोनेल और एस्पार्टेरो प्रगतिशील द्विवार्षिक में देश को आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने रेलमार्गों और आर्थिक सुधारों के बारे में बात की, लेकिन भूख और भ्रष्टाचार ट्रेनों से भी तेज थे। स्पेन पीछे छूट गया, जबकि यूरोप कारखानों से भर गया। हम बैरिकेड्स से भर गए। टूटफूट पूरी तरह से हो गई थी। रानी घोटालों और गुटों से भरे दरबार में अलग थलग हर किसी का समर्थन खो बैठी। 1868 ला ग्लोरियोसा फट गया। जनरल प्राइम और सेरानो ने एक नारा शुरू किया जो पूरे देश में फैल गया, डाउन विद द बॉर्बन्स। इसाबेल द्वितीय निर्वासन में सीमा पार कर जाती है। अपने पीछे एक खाली सिंहासन और अनिश्चित भविष्य छोड़ जाती है। रिवॉल्यूशनरी सेक्सेनियम शुरू हुआ। आजादी की बेताब तलाश। 1869 का संविधान रोशनी की एक किरण थी, लेकिन अंधेरा बहुत घना था। जनरल प्राइम ने एक नए राजा, सेवॉय के अमाडेस को लाकर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन स्पेन की किस्मत में हमेशा एक दुखद मोड़ आता है। नए राजा के मैड्रिड में कदम रखने से 3 दिन पहले प्राइम, व्यवस्था का समर्थन करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति, को टर्को स्ट्रीट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। नया शासन मृत पैदा हुआ था, खून से सना हुआ और नेतृत्व विहीन। जबकि यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक साम्राज्य बनाए और भविष्य पर विजय प्राप्त की, स्पेन अभी भी अपने ही कीचड़ में फंसा हुआ था। बस लड़ रहा था, गायब होने के लिए नहीं। लेकिन अस्थिरता ने अभी तक अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। बॉर्बन्स के पतन के बाद
स्पेन ने खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। जनरल प्राइम, क्रांति के वास्तुकार, ने एक विदेशी राजा सेवॉय के अमाडेस को लाकर एक हताश रास्ता खोजा। लेकिन किस्मत क्रूर थी। नए राजा के हाथ हिलाने से पहले ही प्राइम की हत्या कर दी गई। अमादेओ फर्स्ट ने खुद को अकेला पाया, एक ऐसे देश में जिसे वह नहीं समझता था और जो उससे प्यार नहीं करता था। षड्यंत्रों और संकटों से घिरे, उन्होंने 1873 में गद्दी छोड़ दी। उनके विदाई वाक्यांश ने सब कुछ कह दिया, स्पेन शासन करने योग्य नहीं है। और फिर अंतिम प्रयोग आ गया, प्रथम गणतंत्र। यह राजाओं के बिना जीने का पहला प्रयास था, लेकिन वह मृत पैदा हुई थी। संघवादी, कट्टरपंथी और राजतंत्रवादी नियंत्रण के लिए एक दूसरे को तोड़ रहे थे। इस बीच कार्लिस्ट युद्धों ने उत्तर में खून बहाना जारी रखा और दक्षिण में कैंटोनल अराजकता के कारण कार्टाजेना जैसे शहरों को खुद को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा। देश हजारों टुकड़ों में बंट रहा था। कुछ ही महीनों में 4 राष्ट्रपति, एक अनियंत्रित अव्यवस्था जो उस शताब्दी में हमेशा की तरह समाप्त हो गई थी, सैन्य जूतों की आवाज के साथ। जनवरी 1874, जनरल पाविया ने अपने सैनिकों के साथ कांग्रेस पर धावा बोल दिया। सत्ता के एक तख्तापलट ने गणतांत्रिक सपने को खत्म कर दिया। स्पेन कृपाण पर नियंत्रण में लौट आया। 19वीं सदी में स्पेनिश का पतन कोई दुर्घटना नहीं थी, यह चूक गए अवसरों की एक श्रृंखला थी। जबकि यूरोपीय शक्तियों ने कारखाने बनाए, हमने बैरिकेड्स बनाए। जबकि दुनिया भविष्य की ओर देख रही थी, हम अपने ही गृह युद्धों की विद्वेष में फंसे रहे। स्पेन अभी भी मानचित्र पर था, लेकिन शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल गया था। हम एक ऐतिहासिक शक्ति थे, लेकिन एक थका हुआ राष्ट्र, घायल और विभाजित। यह वह सदी थी जिसने हमारे चरित्र को आग, विश्वासघात और प्रतिरोध के माध्यम से गढ़ा। इतिहास का एक सबक जो हमें याद दिलाता है कि जो देश एकजुट होना नहीं जानता, वह इसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। मैं मेंटर नोरिएगा हूं, और यह था द कोलैप्स ऑफ द जायंट।